हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर स्पेशल फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला जो बार बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हर तरीके के एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीरीज़ आज हम लेकर आए हैं। तो फटाफट से हमारे साथ तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन सीरीज़ को करने के लिए। हम अभी तक समास, वाक्य और उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट कर चुके हैं और ये जो हमारी सीरीज़ है ये सीरीज़ उन्हीं से रिलेटेड है जो हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं? जल्दी बताइए क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? बताइए क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी समास के रूप में जब हम किसी भी शब्द को लिखते हैं तो हम उस शब्द को संक्षेप में लिखते हैं और उसका विस्तारित रूप कुछ और होता है। ठीक है, तो समास का मतलब होता है किसी भी बात को संक्षेप में लिखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचारकुल, प्रतिदिन या कुमारी? बताइए कौन सा अव्ययी भाव है? जल्दी से बताइए अव्ययी भाव समास कौन सा है? इसमें अव्ययी भाव का मतलब है वो समास जिसमें अव्यय लगा हुआ होता है, या तो शुरू में या बाद में। अब आप मुझे बताइए इनमें से कोई सा शब्द ऐसा है जिसमें अव्ययी भाव समास है? क्या गृहागत में है, आचारकुल में, आचार कुशल में है, प्रतिदिन में है या कुमारी में है? तो जो ऑप्शन हमारा सी है प्रतिदिन, इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषिका संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जल्दी से बताइए। एक ऐसा समास जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं या उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं? बताइए क्या होता है आंसर? बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व समास होगा? एक ऐसा पद, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद में विशेषण या विशेषिका संबंध होता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कौन सा समास कहते हैं? उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? बताइए। कर्मधारय समास, कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि किसको विच्छेद करने पर बीच में का आएगा, को आएगा? बताइए। चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम या माता पिता? जल्दी से बताइए किसमें आएगा? देखिए चक्रपाणी में नहीं आएगा। चक्र मतलब होता है चक्र और पाणी। चतुर्युग्म, चतुर और युर्गम, माता और पिता, यहाँ पर होगा नीलोत्पलम, नील के लिए या नील को उत्पलम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? बताइए। जिस पद में कोई पद प्रधान होता ही नहीं है, जो समास होता है वो किसी और पद के लिए बात करता है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, द्वि समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा? देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई, यानी दोनों पद प्रधान। द्विगु माने होता है जिसमें एक पद संख्यावाचक होता है। और तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, अब इनमें से बताइए, ये दोनों तो कट गए। ठीक है, ये दोनों तो कट गए। अब मुझे बताइए तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा? जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद के लिए बात की जाती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे लंबोदर। ठीक है,
लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो क्या हुआ, उसे क्या कहते हैं हम, गणेश कहते हैं। यानी लंबोदर किसका नाम रखा जा रहा है, यहाँ पर गणेश के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है। कौन सा पद प्रधान हो गया, जो तीसरा पद हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, बताइए। द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। जितेंद्रिय बताइए, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। कौन सा समास है जितेंद्रिय में, जितेंद्रिय का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं है, बात किसकी हो रही है, बात किसी तीसरे पद के लिए हो रही है। यानी जितेंद्रियों को जीतने वाला कौन हो गया, इंद्र। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा, ना तो द्वंद्व होगा, ना तत्पुरुष होगा, ना कर्मधारय होगा। कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब देवासुर में कौन सा समास है, बताइए जल्दी से। बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, क्या बहुव्रीहि समास है, ये बहुव्रीहि समास नहीं है। कर्मधारय है, नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं है। ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका विच्छेद करते हैं तो देव प्लस असुर, और देव और असुर दोनों ही पद प्रधान हैं, इसीलिए कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। तो देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देशांतर में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। देशांतर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास, बताइए। तत्पुरुष समास, यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि देशांतर का मतलब होता है देश के लिए अंतर, देश के लिए अंतर। और ये किस समास में आता है, ये तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। दीनानाथ, दीनों के नाथ। ठीक है, क्या है इसका अर्थ, क्या निकलेगा, दीनों के नाथ। दीनानाथ का मतलब क्या होता है, दीनों के नाथ। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व समास होगा, ये होगा कर्मधारय समास। ठीक है, या दीन दुखियों को दान करने वाले नाथ, दीन दुखियों को दान करने वाले नाथ। और जहाँ पर को शब्द आ जाता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट देखिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है। द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा मुख दर्शन में, यहाँ पर देखिए दोनों पद प्रधान है, दिख रहा है आपको, दोनों पद प्रधान है, बीच में डैश लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो द्विगु समास तो ये है नहीं, द्वंद्व समास भी नहीं है, बहुव्रीहि समास भी नहीं है। ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है, ये तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या पुरुष सिंह, बताइए कौन सा बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का जो सही उदाहरण होगा वो होगा पंचानन। ठीक है, तो पंचानन बहुव्रीहि समास का यहाँ पर एकदम सही उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, निशाचर में कौन सा समास है, बताइए निशाचर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, कर्मधार है, नंगे समास है या बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है निशाचर में। निशाचर मतलब रात को घूमने वाले प्राणी। अब यहाँ पर ना तो निशा अपने आप में मुख्य है, ना चर अपने आप में मुख्य है। यहाँ पर निशाचर को जो अर्थ निकलेगा वो कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो जब कुछ और अर्थ निकलेगा तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चौराहा, चौराहा में बताइए कौन सा समास है। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्विगु है या अव्ययी भाव है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई शब्द
जिसमें एक शब्द किसी संख्या से रिलेट करता है या कोई संख्या को दर्शाता है, तब वहाँ पर कौन सा समास होता है? तब वहाँ पर द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है। चौराहा में मतलब 4 राहों वाला रास्ता। तो यहाँ पर चौ जो है वो किसको दर्शा रहा है? वो संख्या को दर्शा रहा है। तो क्या अर्थ हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए, दशमुख में कौन सा समास है? बताइए, दशमुख में कौन सा समास है? अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगा कि बहुव्रीहि होगा या द्विगु होगा। क्यों? क्योंकि दश माने होता है 10, ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि भी है ये। क्यों है बहुव्रीहि? क्योंकि 10 मुख का मतलब होता है 10 मुख वाला, 10 मुंह वाला। और 10 मुंह वाला हम किसको कहते हैं? हम रावण को कहते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा कंफ्यूजन आपके सामने आए कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों आपको ऑप्शन में दिए हों और उसका अर्थ बहुव्रीहि में भी निकलता हो और द्विगु में भी निकलता हो, तो आप किस पर टिक करेंगे? आप बहुव्रीहि पर टिक करेंगे, ठीक है। किस पर टिक करेंगे? बहुव्रीहि पर। वैसे तो 10 का मतलब होता है 10 मुंह वाला, इसका मतलब संख्या आ रही है तो ये द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें बहुव्रीहि नहीं होता तब हम इसमें द्विगु समास पे टिक करते हैं। लेकिन क्योंकि बहुव्रीहि है और इसका अर्थ 10 मुख का मतलब रावण से रिलेट इसको किया गया है, इसीलिए हम किस पर टिक करेंगे? हम बहुव्रीहि समास पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सुपुरुष में कौन सा समास है? बताइए जल्दी से, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? सुपुरुष में कर्मधारय समास है, ठीक है। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? बताइए, जिसमें विशेषण भी हो और एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष्य हो, कौन सा समास होता है वो? जल्दी बताइए, कौन सा समास होता है? जिसमें एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। इसमें से एक शब्द किसको दर्शाता है? द्विगु समास को दर्शाता है। तो वो मुझे समास बताना है, कौन सा है? बताइए कौन सा है? सप्ताह मतलब 7 दिन, ठीक है। सप्ताह मतलब 7 दिन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? मतलब जब दोनों शब्द समान अधिकार रखते हैं तब कौन सा कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है या बहुव्रीहि होता है? बताइए क्या होगा? देखिए, समान अधिकार का मतलब दोनों कहेंगे कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो क्या हो जाएगी? दोनों में लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई को हमने किससे दर्शाया था? लड़ाई को हमने द्वंद्व समास से दर्शाया था, है ना। तो किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? द्वंद्व समास होने पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें है सही सामासिक पद? पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी या मंत्री परिषद? बताइए जल्दी से, किसमें है? जल्दी बताइए, किसमें होगा? पुरुष धन्वी में होगा, दिवारात्रि में होगा, त्रिलोकी में होगा या मंत्री परिषद में होगा? किसमें होगा सामासिक पद? दिवारात्रि में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से बताइए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है या त्रिभुवन है? कौन सा है? जल्दी बताइए। द्विगु समास मतलब जिसमें एक शब्द संख्यावाचक हो। तो यहाँ पर एक शब्द संख्यावाचक, यहाँ पर चतुरानन भी है, यहाँ पर त्रिभुवन भी है, लेकिन जो चतुरानन है वो बहुव्रीहि समास को भी दर्शाता है, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है, 3 भवन वाला। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी बताइए, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा? जल्दी से बताइए कौन सा है?
जो रुपया पैसा है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि रुपया भी अपने आप में महत्व है और पैसा भी अपने आप में महत्व है ना। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, इसीलिए कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा, रुपया पैसा। नेक्स्ट देखिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यानी अव्ययी भाव का एक उदाहरण है यथाशक्ति, और इसका सही उदाहरण क्या है, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाप पुण्य में कौन सा समास है, जल्दी बताइए, पाप पुण्य में कौन सा समास है, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर पाप भी अपने आप में महत्व रखता है, पुण्य भी, यानी दोनों के अपने अपने समान महत्व है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास, जल्दी बताइए। तो द्वंद्व समास में देखने से पता चल रहा है, लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर, यहाँ पर दोनों अगर इनको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्द महत्वहीन होंगे, अर्थ किसी दूसरे तीसरे की तरफ इशारा करता है, और जब अर्थ किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है तो वो कौन सा समास होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो आज की ये क्वेश्चन सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है, और जो क्वेश्चन सीरीज आज आप लोगों को कराई गई है ये सभी एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।